सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोर्ट का बड़ा फैसला, आर्टिकल 63A की गुज़िश्ता तशरीह कलअदम, अब पार्टी हिदायत के खिलाफ अरकान का वोट गिना जाएगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम जरूरी हैं वरना मुश्किलात होंगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जल्दबाजी में हमें तरामीम मंजूर नहीं होंगी। मौलाना ने मुतालबा किया है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस तंजीम इजलास तक मामला मौखर कर दिया जाए, मगर पीटीआई ने कल डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी हुई है। सेनेटर फैसल वाडा ने पीटीआई पर लाशें गिराने का एक इल्ज़ाम लगा दिया है। उन्होंने कहा एक मंसूबा बन रहा है दोबारा से लाशें गिराने का। एहतजाज की टाइमिंग को उन्होंने चैलेंज किया है। मामलात एक और टकराव की जाने हैं, ये इशारा दिया है। और अब आगे का जो सियासी मंजरनामा है और अदालती मंजरनामा है वो सब क्या होगा, वो इंतहाई दिलचस्प होगा, क्योंकि आज का दिन खबरों से भरा हुआ था। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। आर्टिकल 63A की तशरीह माजी का हिस्सा बन गई है। 5 जजेस बेंच ने मुश्तरका फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों को कलअदम करार दिया है, जिसके मुताबिक पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले अरकान का वोट नहीं गिना जाता था। पीटीआई ने नजरसानी केस का बॉयकॉट करते हुए तासर दिया कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रही है। पीटीआई के वकील ने बिलावल भुट्टो के बयान का हवाला दिया, जिसमें 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम को जरूरी और मजबूरी करार दिया गया था, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, अगर हमने आपको बताया तो आपको शर्मिंदगी होगी। देखना है कि इस फैसले के सियासी असरात क्या होंगे। अब एक तरफ पीटीआई दूसरों की नीयत पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ सेनेटर फैसल वाडा तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लाशों के हुसूल का मंसूबा करार दे रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि जब मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं उस वक्त एहतजाज की कॉल का एक ही मकसद है कि अदम इस्तेहकाम हो। सवाल यह है कि टकराव किसी भी सियासी फरीक के मफाद में होगा। इन तमाम मामलात पर आज हमने बात करनी है। मेरे साथ मौजूद हैं जुनेद अकबर साहब, कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हसनात मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, नासिर भट्ट साहब सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, मुझे ज्वाइन करेंगे। हसनात साहब, मैं ज़रा आपसे स्टार्ट करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि जो 63A की तशरीह से लीगल कम्युनिटी की जो अक्सरियत है उसने उससे इख्तलाफ किया था, यहाँ तक कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट किया गया है। अगर आज ये फैसला रिव्यू हो गया है तो फिर इसमें मसला क्या है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई आदमी भी इस जजमेंट का दिफा नहीं कर रहा। 63A जो था कि वोट काउंट नहीं होगा, ये टेक्स्ट से आगे बढ़ के बात की गई थी। लेकिन मामला आ रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा पिछले साल सितंबर में चीफ जस्टिस बने। क्या वजह है कि जब मखसूस नशिस्तें चली गई हुकूमत से, 2 ताई उनसे लास कर गई हुकूमत, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसा कहते हैं कि 63A का रिव्यू लगाया। पहली दफ़ा उन्होंने जब ये कमेटी में सामने रखा तो कमेटी में उन्होंने जो प्रपोज बेंच बनाया था वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही का बेंच था। उस वक्त क्योंकि जजेस ने कहा कि छुट्टियों के बाद ये हुआ कि आर्डीनेंस एक आया, आर्डीनेंस के फ़ौरन बाद जस्टिस मुनीब कमेटी से निकाला गया और अब खुद जो उनको अमीनुद्दीन साहब को कमेटी में शामिल करके खुद बेंच में शामिल हो गए, बेंच को हेड कर रहे हैं और 3 दिन में अब ये फैसला आ गया है। असल मामला ये है कि इसको जो जुड़ा जा रहा है कि जुडिशल पैकेज के साथ कि जो आईनी तरमीम होने जा रही है 26वीं, ताकि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, जो MNAs हैं, वो उनको तोड़ के जब वो लेकिन देखिए, इस 2 चीज़ें ना, हम एक इसका सियासी पहलू है जो कमेंट्री करते हैं फैसले आने के बाद, एक इसका कानूनी पहलू है ना। अगर हम कानूनी नुक्ता नज़र से देखें, अगर अदालत के सामने एक कानूनी मामला है तो अदालत ने ये तो नहीं देखना कि हमने 63A अगर एक हाई कोर्ट ने या एक अदालत ने उसको, एक अदालत ने माजी में उसको अगर सुप्रीम कोर्ट में भी या किसी कोर्ट ने री राइट किया किसी चीज़ को, अब हम उसे अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो उसने ये तो नहीं देखना ना कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगी। उसने तो यही देखना है कि कानून इस बारे में क्या कहता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें ना कि इस वक्त जो एक आईनी
अदालत बनने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, सेशन कोर्ट बन जाएगी, उसके लिए ये जो जजमेंट है उसके साथ लिंकअप है। अगर इसका इतलाक ये होता ना कि 25 अक्टूबर के बाद होगा, या चीफ जस्टिस काजी फैसला कहते हैं कि जो अगली आईनी तरमीम है उसके बाद ये कर देते, कम से कम ये भी कानून और आइन कहीं नहीं कहता ना कि उन्हें स्पेशली ये कहना है कि आप इसको 25 अक्टूबर के बाद करें, और आइन और कानून ये भी कहीं नहीं कहता कि आप इसको जो है वो मेरे बात करें। देखिए कानून और आइन नहीं कहता, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना चीफ जस्टिस काजी फैसला पे ना, लेकिन अभी तो बनाया ही नहीं। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 25 अक्टूबर से पहले अगर हमें आईनी तरमीम लानी होगी, क्या वजह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसला जो निज़ाम की गारंटी है वो होंगे तो तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। जब उनके साथ और 63A का वो जजमेंट भी दे रहे हैं, तो क्या ये मौजूदा जो निज़ाम है और काजी फैसला क्या लिंकअप है, लाज़िम मलज़ूम है? लेकिन इस बात को याद है कि 63A को जब रीराइट किया गया तो उससे गलत था, उससे एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। वो माजी में देखें, अगर जेंडर ड्रिवन चीफ जस्टिस माजी में रहे, उमर रजा बंदियाल साहब रहे हैं, साकिब निसार रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी रहे, गलत हैं, काजी फैसला साहब ने तो। बट इस केस में तो ये कोर्स करेक्शन है ना, क्या इस केस में तो ये अब एक रीराइट हो चुकी चीज उसको करेक्ट करने का कॉन्टेक्स्ट करेक्ट है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि फैसला बिल्कुल ठीक है, फैसला ठीक है, लेकिन इस फैसले से क्या आप समझते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग तो डेफिनेटली इस मुल्क में होती रही है, आगे भी नहीं। अगर ये फैसला रहता तो लेकिन अब इसको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से आपने खत्म करना है ना, इसको जजेस ने अपने फैसलों से तो खत्म और शुरू नहीं करना ना। हॉर्स ट्रेडिंग को जजेस ने रोकना नहीं है, उसको आइन और कानून के जरिए आपने कानून साजी के जरिए रोकना है। एक तो उसमें बड़ा सवाल है कि आथर जज का होना जरूरी था। क्या वजह है कि जैसे मुनीब अख्तर के जो सवालात थे उनका जवाब काजी फैसला साहब ने नहीं दिया कि आप उन्होंने बेंच बनाया उसमें नहीं आ रहे ना। नहीं, वो देखिए उन्होंने कहा कि जो आपने प्रपोज यू टर्न सियासतदान तो देते हैं, चीफ जस्टिस साहिबान नहीं लेते यू टर्न अगर चीफ जस्टिस भी लेना शुरू कर दें तो ये उन्होंने अगर 63A तो पहले अगर आपने प्रपोज बेंच बनाया, आप चेंज क्यों किया? वजह ये थी कि मंसूर अली शाह खतरा था कि वो कहीं लंबा कर देंगे आईनी पैकेज के लिए, ये जो है रुकावट तो फिर खुद आप बैठ गए। तो ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आती हैं, इनको कहाँ लेके जाएंगे आप? जनाब अब जरा मुझे ये बताइएगा कि क्या आज चीफ जस्टिस ने अली जफर साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, चीफ जस्टिस ने कहा कि जब बात हो रही थी फ्लोर क्रॉसिंग की, उन्होंने कहा अगर हम बताएंगे हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है तो आपको शर्मिंदगी होगी। कैमरे लगे थे सेनेट इलेक्शन में, उसका भी हवाला आया और ये भी बताया गया अगर हम आपको बताएंगे तो होगी। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला मुझे ये बताइएगा कि अदालत ने आज क्या जो सब कुछ किया है, उसके बाद आपने तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन ये रुका तो नहीं है, ये सब चीज़ें तो अब आगे जा रही हैं। आपको इस बॉयकॉट से फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि आपके वकील अदालत की मुआवनत भी करते रहे अली जफर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। सर जी, आज जो फैसला हुआ इससे पहले से हमें पता था, क्योंकि यही लंदन प्लान का हिस्सा था। इसमें एक्सटेंशन मिलनी थी, 2 एक्सटेंशन थी और एक इसको बंदे को वज़ीर आज़म बनाना था, तो ये पहले से था। और ये अफसोस की बात है, आप लोगों ने रेफरेंस जब भेजा था तो क्या ठीक फैसला किया था कि गलत फैसला किया था? सर जी, इस पे कोई और प्रोग्राम कर लेते कि रेफरेंस हमने सी भेजा था, इस रेफरेंस भेजना आज ही कर लेना सर, पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है हमारे पास। रेफरेंस हमने भेजा था और उसको रेफरेंस गलत था, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट की वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये हमारा आईनी कानूनी हक था, इसमें कोई गैर कानूनी काम हमने नहीं किया था। ये अलग इस पे बात हो सकती है, लेकिन वही चीफ जस्टिस साहब जिसका फायदा ही उसी को मिलना है, इस आईनी तरमीम का उसी को मिलना है, क्योंकि उसने आगे जाके बनना है। और यही जवाब हमें दिया जाता है कि हम जुडिशरी में रिफॉर्म चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को आसानी हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट में जो है तकरीबन 6 लाख जो है पेंडिंग है। और सबसे बुरे हालात अगर हमारे हैं तो वो छोटे कोर्ट सेशन कोर्ट वगैरह उनकी है। आपके सिग्नल ड्रॉप हो गए शायद, करें जुनेद साहब को। और राजा खालिद साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब ये बताएं, क्या ये जो 63A का में कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था, आज वो करेक्शन हो गई है या फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुला है? जी देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी 90s में। आप सबको याद होगा जब छांगा मांगा और इस तरह के इल्जामात लगते थे और मेंबर्स बल्क में बिकते थे। एक साइड से जब वो समझते कि लूजर पार्टी थी उनकी इलेक्शन में या हिज़्ब इख्तिलाफ में चली गई, तो दूसरी जो हिज़्ब इख्तिदार वाली पार्टी है उससे ज्वाइन करके वो मिनिस्टर्स बन जाया करते थे। तो उनका रास्ता रोकने के लिए ऐसा किया गया था।
अब होता ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप ये रास्ता खुला रखते हैं, कौन सा भला के जो हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबर्स हैं, अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर से जान छुड़ाना चाहे। अभी मुस्तकबिल माजी करीब में आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी के 148 मेंबर्स ने वोट दिया। तो ये जो फैसला था जिसे आज रिव्यू किया गया, इस फैसले ने ना सिर्फ 63A को रीराइट किया था, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 है उसे रिडेंडेंट बना दिया था, उसे गैर मौसर कर दिया। फिर नो कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकती। अपोजिशन तनहा या अकेले या सोली वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं करवा सकती, इस पोजीशन में नहीं होती है। हिज़्ब इक़्तिदार के कुछ लोग जाते हैं उस तरफ, वोट डालते हैं, तो फिर जाके ऐसा होता है। अब उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालता है या एब्सटेन करता है तो फिर वोट तो उसका गिना जाएगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस वो ये फेस करेगा कि वो डिसीट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और फिर फ्रेश मैंडेट के लिए उसे पब्लिक में दोबारा जाना पड़ेगा। पब्लिक की मर्जी उसे क्या सजा देती है, उसे फिर वापस जितवाते हैं या उसे इलेक्शन हरवा देते हैं। अब मैं समझता हूँ कि देखिए राय साहब, ये हसनात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात साहब कहते हैं कि मसला ये नहीं है, ठीक है फैसला तो अच्छा आ गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस पर इंटेंट पे डाउट किया जा रहा है ना, कि आज ये हुआ है, कल उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग होगी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी और अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के बेनिफिशरी जो है वो बना दिया जाएगा खुद काजी साहब। वो नहीं है नहीं, देखें बात ये है कि ये किसका काम है, ये अदालतों का काम नहीं था, ये काम है पार्लियामेंट का। अगर वो इसके अंदर कोई सुकम है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की वजाहत मैंने कर दी, वो ये कि आप दूसरी तरफ जाके वजारत ले लें, दूसरी तरफ से जाके मरात ले लें, दूसरी तरफ जाके पैसा ले लें और आप पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हों। इसमें तो एज सून एज यू हैव कास्टेड द वोट अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर पार्लियामेंट्री पार्टी, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, डिसीट हो गए, आपका तो बैठने की गुंजाइश ही नहीं रही। और इस रास्ते को अगर बंद करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस कहाँ गई? फिर ये काम किसका अगर करना है, इसे रूल आउट करना है, इसे अमेंड करना है और इसे ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, इट इज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, फेयर इनफ। अगर ऐसे होगा तो फिर ये होगा कि पार्लियामेंट, मैंने भी ये सवाल आपके सामने रखा था, वो भी इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि बिल्कुल ये रिडंडेंट हो गया आर्टिकल 95 जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस है, अगर आप इस तरह नहीं करते। मसला आ रहा है कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आ रहा है कि यही अगर आज जजमेंट रिजर्व हो जाती, चीफ जस्टिस काजी फैसला की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले वो दे देते। मसला क्या था? मसला ये आ रहा है कि जब आपने इस पूरे निज़ाम को देखे ना कि आपने आर्डीनेंस में मुनीब अख्तर साहब को निकाला, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की, यू टर्न लेके बेंच चेंज किया, खुद आ गए, फिर अपने हमख्याल जजीद का बेंच बना के आपने जो फैसला दिया वो आ रहा है। और 3 दिन पहले जब हुकूमत टेबल करना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये मसला है। मैं भी, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला खुद ना हो बेनिफिशियरी, लेकिन आप मौजूदा निज़ाम को तो तकवीत देंगे ना, तो ये एक मामला है कि आईनी पे, और वो इस वजह से बज़ाहिर ये लग रहा है कि 12 जुलाई में आपकी दूसरे जजेस से क्लैश है। उन जजेस को अगर आपने शिकस्त देना है तो आपने ये, मेरा ख्याल है कि आपने काम किया। साहब इसको आप किस तरह करेंगे? है हमख्याल बेंच की बात करते हैं तो हमख्याल बेंच तो वो था जो 3 जजेस से बाहर जाते ही नहीं थे। और आप देखिए कि जस्टिस मुनीब साहब मौजूद हैं तो वो इस बेंच के अंदर क्यों नहीं बैठे, ये तो बहुत पहले फिक्स हो गई थी। और फिर ये है कि उन्होंने ये रिव्यू क्यों नहीं लगने दी। यानी अब भी ये है कि टाइमिंग की बात होती है, कौन सा टाइम चाहिए था, मुझे बता दिया जाए कि कौन सा टाइम सूट करता था। 2 साल से आप एक गलत फैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आपने इस फैसले के जरिए अख्तियार दे दिया एक सिविल जज को भी कि कल वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक सीपीसी को अमेंड करके तो फैसला दे दे। प्रोसीजर सारा, कोई जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो क्रिमिनल लॉ को या क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करके फैसला दे दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक फैसला दिया। ये आप बदतरीन रास्ता खोल रहे हैं। और गलत हाई कोर्ट का कोई जज वो 199 को अमेंड करके फैसला दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। अदालतों का काम, अदालतें देखें जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें भी अदालतें नहीं आती। हम तो कहते हैं कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का तस्वर है, 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के,
लेकिन जो स्टेट की डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 7 उसमें जो अदालत है, जुडिशरी है, इट फिगर्स नोवेयर। ठीक, एक ब्रेक लेनी है मैंने। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला डिस्कशन क्यों करेंगे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। PMLN के सेनेटर नासिर भट्ट साहब जो हैं वो उनको प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था और वो दूसरी दफ़ा जो है वो टाइम देने के बावजूद उन्होंने शिरकत नहीं की है। ज़ाहिर है PMLN की लीडरशिप के काफ़ी चहीते हैं वो, तो वो इस तरह कर सकते होंगे क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब आप कमिटमेंट करते हैं तो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनकी पार्टी को यकीनन इस बात पर शिकायत नहीं होगी कि उनकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों डिस्कस नहीं हो रहा। जुनैद अकबर खान साहब, मुझे बताइएगा क्या कल आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इस्लामाबाद अब सील हो रहा है, बंद हो रहा है, और ये इल्ज़ाम लगाया है फैसल वाडा साहब ने कि आप लोग यहाँ पर आकर जो है वो लाशें गिराना चाहते हैं और दूसरे सूबे से बंदे लाकर जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई देना चाहते हैं। फैसल वाडा साहब जिसके नुमाइंदे है और जिसका उसको पर्सन है, जिसके बिहार पे वो बात करता है, उस बेचारे की तो मजबूरी है, इन लोगों ने उसको सेनेटर बनाया है, उसकी अपनी राय है। और यही फैसल वाडा साहब थे जो असम्बली में यही तकरीर कहते कि ऊपर अल्लाह पाक है और नीचे औज़ुबिल्लाह इमरान खान है, यही लोग है। और ये हर बंदे के चहीते होते, इस तरह दरबारी होते और इसी पे उसको खुश करने के लिए इस तरह की काम करते। और हम इसको है, ये उसकी अपनी राय तो नहीं है, किसी और की राय है। बाकी ये है कि ये इस्लामाबाद किसी सूबे का नहीं, ये पाकिस्तान का है और पाकिस्तान ये इस्लामाबाद हम सब का है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमें ये हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, इस्लामाबाद में भी करें, पेशावर में भी करें, लाहौर में भी करें, ये कोई हमें इसे नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह है कि हम एहतजाज पे क्यों मजबूर हो गए। हम तो जलसे करना चाहते थे लेकिन हुकूमत हमें जो है जलसों के 9 मई के बाद हमें तो इजाज़त नहीं मिलती, इलेक्शन हो गए इसके बाद भी हमें जो जलसे करने की इजाज़त नहीं मिलती। अगर इजाज़त मिलती है तो वो भी कई दफ़ा तो है वो उसी टाइम जब हम तैयारी पकड़ते हैं तो उसी टाइम इनोसी कैंसिल कर लेते हैं। जब हमें जगह मिलता है हाईकोर्ट जाते हैं और वहाँ से हमें थोड़ी रिलीफ मिलती है तो जगह ऐसी जगह पे दी जाती है जहाँ पर हमारे लिए जलसा करना पॉसिबल नहीं होगा। जिस तरह लाहौर में आप सबको पता है कि लाहौर में किस तरह ये पॉसिबल होगा। रात को हमें इजाज़त मिल गई और जैसी इजाज़त मिल गई तो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, तो अटक से जो है रास्ते बंद कर दिए गए और हमें कहा गया कि 3 से 6 बजे हमने तो कोई शादी नहीं करनी थी, हमने तो जलसा करना था। और यकीन करें मैं उस जलसे में, लाहौर के जलसे में था, 6 बजे के जैसे 6 बजे हो गए हमारे तारे काटे गई, हमारे जो है लोगों को क़यादत को जबरदस्ती जो है उससे उतारा गया। लेकिन कल मियां साहब ने भी ये बात की है कि आप लोग चढ़ाई करने के लिए जो है वो वफाक पे आ रहे हैं। आज इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि इस किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साथ में जब गंडापुर साहब ये कहें कि 1 गोली चलेगी तो 10 गोली इधर से चलेगी, अगर इस माहौल के अंदर एहतजाज होगा तो जाहिर है फिर एक टेंशन का माहौल तो मुल्क में बनेगा। कन्फ्रंटेशन अगर इस लेवल पे जाएगी नहीं तो कन्फ्रंटेशन कौन पैदा कर रहा है इस पोजीशन पे, हम कौन हमें लेके जा रहे हैं। हम तो पुरअमन लोग थे, हम पुरअमन एक्टिविटी करना चाहते थे। एक दफा हमें पिंडी में इजाजत मिल गई, फिर इस तरह की FIR काटी गई कि हमारे MNAs ने फलाने क्लाशनकोव निकाला, फलाने पिस्तौल निकाला, फलाने। वो स्पीकर साहब कह रहे थे कि मैंने कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चढ़ी, असद कैसर गाड़ी चला रहा था और पुलिस के ऊपर उसने चढ़ाई। फिर इस तरह की FIR के बावजूद अगर हम पुरअमन भी रहे फिर भी हम पे ऐसे इस तरह FIR काटी जाती है। हर MNA पे, हमारी असेंबली में जितने MNA थे हर पे 40-45 FIR है जिसमें सर ये जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अब पत्थर के बदले 10 पत्थर, गोली के बदले 10 गोलियां चलेंगी एहतजाज में, तो कौन सी रियासत ऐसी है जो इजाजत देगी कि आप आए आकर जो है वो ये कर लें? क्या ये पार्टी लीडरशिप की इजाजत मौजूद है जो गंडापुर साहब बात कर रहे हैं? रियासत अपने आमाल पे करे, हम आईन हमें इजाजत देती है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। अगर आप आईन पे अमल नहीं करेंगे तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते कि हम अमल करें। ये आप सोचिए, अगर आप इस तरह की माहौल बनाएंगे, आप एक पुरअमन जुलूस पे गोलियां चलाएंगे, आप पे लाठीचार्ज करेंगे,
आप हमारी ख्वातीन को उठाएंगे, आप जो है हमारे घरों पे छापे मारेंगे, तो हम तो सर क्या तो आप उसके लिए क्या मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे? जी, ये रियासत चाहती है कि हम उस पोजीशन पे जाए। रियासत, मेरा ख्याल है इदारों ने ये फैसला किया कि वो हमें मजबूर करे, और इससे पैदा जो है जमहूरियत की नहीं होगा, इस मुल्क का नहीं होगा, क्योंकि लोग मगर सूबे के मगर अब मेरा सवाल सर ये है कि जब सूबे के चीफ मिनिस्टर कहते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है ना कि वो रियासती निज़ाम को पर बिलीव ही नहीं कर रहे ना। अगर रियासत क्या चाहती है, आप उसका एक अपनी कानूनी स्ट्रगल, आईनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं ना सर। भाईजान, जब आईनी स्ट्रगल को आप मुझे इजाजत नहीं देते, जब हम पे इसी तरह की फायर काटी जाती, जब हमें पुरअमन एहतजाज का हम अपने आईन हमें कहता है, ये मेरा बुनियादी हक है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं, जब आप मेरा ये आईनी हक मुझसे सलाह कर रहे हैं और पर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है, मैं चाहे मुझे इजाजत है कि मैं जो भी करूं आपको सर, लेकिन अभी तो आपको जुनैद साहब अभी तो एक कानून बन चुका है ना कि आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया दिया जाएगा, उस जगह के ऊपर आप एहतजाज करें। डी चौक पे आप अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकेंगे, अभी एक कानून भी पास हो गया है। ये कानून अगर पास नहीं हुआ फिर भी हम पे FIR काटेगी, उसके बावजूद अगर हम करेंगे फिर भी FIR काटी जाएगी, तो हमें अपनी FIR से तो मसला नहीं है। अब आपने, मैंने कल भी एक सर आप ये मुझे बताया मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे, आप भी गोली के बदले 10 गोलियां चलाएंगे? ये रियासत को सोचना चाहिए कि हमें जमहूरी हक हमें मिलना चाहिए या हमें नहीं मिलना चाहिए। इससे रियासत कमजोर होगा, इससे पॉलिटिकल पार्टियां कमजोर होगी, और वही ताकतें जो जमहूरियत पे यकीन नहीं करते, वही ताकतें जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं करते, जिस तरह मंजूर पश्तून जैसे लोग हो गए, जिस तरह मारंग बलोच जैसे लोग हो गए, क्योंकि अब अक्सरियत उसके पास जा रही है। और ये मैं रियासत को बार बार ये खबरदार करने की कोशिश कर रहा हूँ, यकीन करें मुझे इस पर भी FIR काटेगी। मैं कह रहा हूँ अगर आप इन लोगों को सर, ये जो मुझे अच्छा सर ये बता दें, मुझे सर ये बता दें कि क्या जो गंडापुर साहब बयान दे रहे हैं गोलियों वाला, वो बानी चेयरमैन की मर्जी शामिल है उसमें? नहीं, उसकी ये एक तो ये है कि पॉलिटिकल जो है इस तरह तकरीरों में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन बानी चेयरमैन ने इस रियासत के साथ जो है उसकी जब उससे कहा गया था तो उसने हमारा जलसा था हमने मुलतवी किया, हमारा एहतजाज था हमने मुलतवी, लेकिन इसके बदले में नहीं सर नहीं, मैं वो उन्होंने वीडियो पैगाम बना के, गंडापुर साहब ने वीडियो जलसे में नहीं कहा, वीडियो पैगाम बनाकर कही है ये बात। जब आप एक सूबे की चीफ मिनिस्टर को, जिसको मैंडेट हासिल है, आप उसको जो है इस्लामाबाद जिसका मरकज है, आप उसको गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से रोकेंगे, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वही क्या पॉइंट आ गया सर। मसला ये है कि अक्सर आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे ना कि वो कहेगा कि जी हम भी गोलियां चलाएंगे। मुझे जरा ये बताएं कि आप इस जो एहतजाज की टाइमिंग है इस वक्त PTI के, और अदालती फैसला और आईनी तरमीम, ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे बिल्कुल। इसके अलावा तो कोई एहतजाज की वजह नहीं है ना। एहतजाज की इस वक्त वजह यह है कि एक आईनी पैकेज आ रहा है जिससे सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएगी, तकरीबन सेशन कोर्ट बन जाएगी, नई अदालत आएगी जिसका चीफ जस्टिस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे, वो फिर जज लगाएंगे, सारे सियासी जमात डिज़ाल्व जो है वो नई अदालत जिसका चीफ जस्टिस हुकूमत लगाएगी वो करेगी। ये अप्रीहेंशन है PTI की। तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब ये है जो आज मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि इसको थोड़ा डिले कर दें और PTI से भी मुशावरत करें। इनके जो है ये भी एक पार्लिमानी पार्टी है, तो इनके लोगों से बात करें कि ये भी अपना कोई मुसवदा दें। बट मौलाना ने तो कहा है ना, उन्होंने कहा है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें। तो यही बात है कि अब देखें ना, ये मेरा ख्याल है कि क्योंकि इस वक्त PTI को भी अंदाज़ा है कि ये अगर ये सारा अदलिया को जिस तरीके से कंट्रोल हो गई, ये प्लान है, तो उसके बाद उनकी चॉइसेस बड़ी कम रह जाएंगी और उनका और शिकंजा उनके हवाले से टाइट हो जाएगा। तो ये अप्रीहेंशन की बुनियाद पे हो रहा है। तो हुकूमत, मेरा ख्याल है कि कोई हरज नहीं है कि हफ्ता डेढ़ जो है वो देखे और इनसे बात करे, क्या पता ये भी एग्री हो जाए। ये जो जजेस, जो दूसरा ज़ाहिर अब तो हमारे यहाँ वो जुडिशल पॉलिटिक्स बड़ी मशहूर ही है ना, तो जो दूसरी साइड है जजेस की, वो क्या इस सारी सूरत हाल में कुछ अपना रोल प्ले करेंगे? देखिए, वो मेरा ख्याल है कि रोज़ ही इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं मौजूदा हालात, और लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, कोई चीज़ ऐसी प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि उनको भी अंदाज़ा है कि ये सस्टेनेबल नहीं होगी और ये इनको फ़िलहाल आगे जाने दें। और ये है कंसर्न कि जी जो जिस तरीके से अदलिया के साथ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, और सबको मालूम है कि ये अदलिया में माजी की अदलिया की पे चार्जशीट दे के
आप मौजूदा जजेस जो अली जफर साहब ने असद मलिक केस का हवाला भी देके कर कहा है कि हम माजी में इसकी नज़ीर देख चुके हैं और दूसरे जजेस जो है वो सिजाद अली शाह के दौर की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अब इस वक्त भी हालात यही हैं। दूसरी तरफ से जजेस अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, हालांकि उनको यही कहा जा रहा है कि जी आप क्यों चुप हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत रिस्ट्रेन दिखाई है, और ओवरऑल भी देखें वो कोई उनकी परसेप्शन ये नहीं थी कि वो को प्रो पिटियाई जज है। एक फ़ैसला उन्होंने किया है ये मखसूस नशस्तों। इसके अलावा देखें नैब लॉ अमेंडमेंट उन्होंने इमरान खान की पिटीशन डिसमिस की। 90 दिन के इंतखाबात पंजाब और KP में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो नहीं था कि जी इलेक्शन जो है वो अभी हो। उनका यानी उनका ये था कि पहले लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड करे। उन्होंने वो जो उमरता बंजाल साहब इत्तेफाक नहीं की। काजी फैसल साहब के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को नाकाम बनाने में सबसे अहम रोल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का है। तो आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के एक फैसले की बुनियाद पे एक फ्यूचर के जजेस के खिलाफ जो है वो इस वक्त बंद बांधेंगे तो वो बहुत ही नुकसानदेह है। और मेरा ख्याल है कि अप्रीहेंशन है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा, तो इनको दूर के लिए करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा डायलॉग करना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। जुनैद साहब, ये बताइएगा कि मौलाना साहब ने क्या तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करवाई है, क्योंकि वो भी आईनी तरमीम के मामले पे आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जब हुकूमत से कर रहे हैं साथ साथ चल रहे हैं, क्या यकीन दहानी करवाई है आप लोगों को, और जो मशवरा भी दे रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद आप ये सब कुछ कर लें, तो क्या बात हो रही है आपकी उनसे? ये मौलाना साहब ने हमें कोई यकीन नहीं कराई, और न मौलाना साहब जो है सियासत करनी है वो अपनी नज़र से सोचता है और अपने फैसले अपने एक अलग पार्टी है और वो खुद मुख्तार है अपने फैसले करने में। लेकिन हमने उससे यही रिक्वेस्ट की और उसने उसका हमारी वजह से नहीं उसको भी काफी शिकायत की, और यही बात हम भी चाहते हैं। जो 25वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो मैं भी उस टाइम असम्बली का मेंबर था, और हमें जब ये जो कमेटी बनी थी उसमें मुस्लिम लीग नून के 3 बंदे थे, लेकिन जब हमसे शेयर किया गया और हम उस पर एग्री हो गए, हमने भी वोट दिया था। तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं चाहते कि रिफॉर्म हो, लेकिन अगर ये रिफॉर्म इसी तरीके से हो जिसके रात को मुसविदा का हुकूमत को भी पता ना हो, फाइनेंस वो मिनिस्टर जो फरमा रहा था कि मुझे भी आज मिला है ना, वज़ीर कानून कह रहा था कि मुझे आज मिला है। अगर इसी तरह की कानून साजी होनी हो जब मेंबरान को पता ना हो, जब मेंबरान को जबरदस्ती असम्बली में लेके आते हैं, जब हमारे जुनैद साहब ये बताइएगा कि आपके, क्योंकि अब तो जाहिर है फैसला आ गया, मुझे बताइएगा आपके MNAs कुछ टूटे हैं, गए हैं दूसरी तरफ? ये तो वक्त पे पता चलेगा। अभी तो मेरा तो उम्मीद है। मालूमात क्या है आपकी? सुने 2-3 लोग आपके टूटे हुए। तो 2 मेंबरान इस तरह के हैं कि जिससे क़यादत का राबिता नहीं हो। मैं ये नहीं कह सकता कि वो टूट गए, लेकिन जो रियासत और इदारे जो हद तक जाते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो अफरे आती है, जिस तरह का रवैया है, जिस तरह को लोगों के खवातीन को उठाया जाता है, तो हो सकता है कहीं टूट भी जाए। ये तो कोई इतने नामुमकिन काम नहीं है। सेनेट में क्या पोजीशन है आपकी? हर हालत जी सेनेट में क्या पोजीशन है? सेनेटर्स भी आपके साथ आपके इंटैक्ट हैं या वहां पर भी कुछ लोग इधर उधर क़यादत के साथ जुड़े हुए अभी तक तो ये है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं जाएंगे या ये किसी पे शक भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने सियासत करनी है वो मैं उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अभी एश्योरेंस आपके पास नहीं है किसी चीज की कि सेनेट में भी लोग जो कुछ आगे पीछे सुन रहे हैं हम वो जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे? कंफर्म नहीं है आपको? उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह सारे जुड़े रहेंगे, और जो इस तरह किसी ब्लैकमेलिंग में आएगा, जो इस तरह के खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, मेरे सामने को ऑफर आ रही है, तो या मैंने उसको ऑफर आ रही है कि अगर कोई अपना वोट भेजेगा तो मेरे नहीं ख्याल कि उसके लिए मसीह सियासत करना पाकिस्तान में और अपने हल्के में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। साहब आपकी क्या मालूमात है कि क्या इस फैसले के बाद कितने लोग टूट रहे हैं सेनेट या कौमी असम्बली में? देखिए, अब ये कहना कबल वक्त है, ये खुद ही PTI के लोग ही बता सकते हैं कि कितने लोग
आगे पीछे होंगे। एक ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो बातचीत चल रही है, अब वो ज़रा उनकी पोजीशन में फ़र्क आएगा, क्योंकि उनको ये बताया जाएगा कि अब तो वोट काउंट होगा, आप भी ज़रा जो वो नज़र करम करें। तो मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कुछ इतलात ये हैं कि वो विलिंग हो। अब सिर्फ वो टाइमिंग पे उनका है कि जी शंघाई SCO की जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके बाद कर लें, पहले ना करें। तो कहीं ना कहीं हुकूमत के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग तो है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं। आज उन्होंने मेरिट पे उस तरह बात नहीं की जिस तरह वो कहते थे कि जाली पार्लियामेंट है, जाली ये सारा मैंडेट है, ये वो। आज उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हुकूमत के साथ आपके ख्याल में मौलाना साहब के मामला ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू PTI? नहीं, PTI के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है ना। PTI के लोग के मुलाकातें हो रही हैं, इनको भी यकीन दिला रहे हैं वो उनके साथ। नहीं, मौलाना साहब के मौलाना साहब के वो तो चाह रहे हैं कि चीज़ें इकट्ठी चलें, इनको भी वो कह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो मौलाना साहब के कंसर्न है वो इतलात ये हैं कि वो उस जुडिशल पैकेज में एड्रेस होंगे। जब वो एड्रेस होंगे तो फिर मसला कोई नहीं है जो उन्होंने डिमांड की, क्योंकि आईनी अदालत का तो वो बड़े अरसे से कह रहे हैं। हाँ, ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला के हवाले से उनका व्यू है कि जी उनको नहीं होना चाहिए किसी, ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर देखते हैं। जुनैद साहब, कल का जो आपका एहतजाज है वो आप बेसिकली आईनी तरमीम रोकने के लिए है, खान साहब को रिहा कराने के लिए है, बेसिकली क्या करने के लिए? और ये क्या सिर्फ एहतजाज है, चले जाएंगे, क्या करेंगे आप कल? एक कल का एहतजाज जो है हमारा आइन की बालादस्ती के लिए है और कानून के लिए है, और जो है जो नाम पे खान साहब के लिए भी है। हमारे जो FIR कटी जाती है हमारे वर्कर के साथ, हमारे क़यादत के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ भी है। इसी तरह की जो है जो आइनी दहशतगर्दी हो रही है उस पे है, जो आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसी के खिलाफ भी है। तो ये एक पॉइंट पे नहीं, हम कई चीज़ों पे एहतजाज करना चाहते हैं और अभी तक तो हमने यहाँ बैठना है। एहतजाज में अपने धरने की शक्ल में इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हम कब तक बनेंगे। ये इंशाल्लाह इमरान खान खुद ही फैसला करेगा कब उठना है। तो इंशाल्लाह हमारी तैयारी पूरी है। तो आप आके बैठ जाएंगे धरने पे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक पार्टी क़यादत ऐलान नहीं करती? बिल्कुल जी, जब तक वो खान साहब नहीं कहेंगे, पार्टी क़यादत नहीं कहेंगे, तो उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह ताला ये हजारों में नहीं लाखों में लोग इंशाल्लाह कल आएंगे। और कल जो है क्योंकि हमें रियासत ने, इदारों ने मजबूर किया कि हम ये आखिरी स्टेप उठाए, वरना हम चाहते कि हमसे बात ये कॉल ऑफ, ये लास्ट टाइम की तरह कॉल ऑफ भी हो सकता है, जिस तरह अचानक कोई मुलाकात हो जाती है जेल में या आगे पीछे, या फिर इस तरह कुछ होता है कि बस फिलहाल रोक दें, इसको छोड़ दें, ये इस तरह के भी कोई इम्कानात मौजूद है? जी, असल में हमें अंदाजा हो गया कि ये इदारे और हुकूमत हमें जो लोग जो कहते हैं कि सुरबत्ती के पीछे लगता है, हम इस पे मजीद एतमाद नहीं रहा। तो हम इंशाल्लाह ताला ने इसकी बातों में आएंगे, न प्रेशर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो हमने फैसला पहले जो हम था कि आपको पुरअमन एहतजाज की इजाजत, फिर मसला खत्म हो गया। अपना खान ने फिर उसको कहा था और हमें यह कहा गया था कि जो किसी और लोगों की यहाँ पर जो है वहाँ पर धरने में बैठे थे, तो हमें कहा गया था कि ऐसा नहीं कि कोई। और अगर मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो गया तो फिर उसके बाद नहीं, सिर्फ मंसूर अली शाह साहब का इशू नहीं है। जो हम पे हमारी क़यादत पे जो गैर कानूनी FIR काटी जाती है, जिस तरह हमारे साथ जो हमारे पंजाब में, सिंध में, पाकिस्तान में हमें सिक्योरिटी करने नहीं दे रहे, सिर्फ मंसूर अली शाह साहब का इशू नहीं है, हमारे और भी। थैंक यू सो मच जुनैद अकबर खान साहब, मेंबर तहरीक इंसाफ, मेंबर नेशनल असेंबली की तरफ से, हसनात मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नासिर भट्ट साहब हैं सेनेटर, उन्होंने 2 दफ़ा ये कमिटमेंट दी और उसके बावजूद जो है वो प्रोग्राम के अंदर शरीक नहीं हुए और PMLN का मौक़िफ़ इसलिए जो है उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका। और पार्टी लीडरशिप को इन मामलात को देखना चाहिए कि इस किस्म की कमिटमेंट करके और जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको खुद जो है वो उस प्रोसेस से माइनस कर दिया जाता है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।